घने बादल गरज रहे थे। हवा में ठंडक थी, लेकिन बारिश की बौछारें बदन को चीरती सी लग रही थीं। गांव के बाहर दो बूढ़े लोग, एक बुढ़िया और एक बूढ़ा, भीगते हुए बैठे थे। बुढ़िया की साड़ी पूरी तरह भीग चुकी थी। उसके दांत कटकटा रहे थे, आंखों में भूख, बदन में कंपी और मन में टूटन। बूढ़ा, जिसका नाम बाबूलाल था, कांपते हुए बोला, धनी, कुछ नहीं होगा, भगवान देख रहा है, एक दिन तो इंसाफ देगा, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। धनी ने भीगी पलकों से आकाश की ओर देखा, जहां से सिर्फ बिजली की चमक और बेरहम बारिश की मार उतर रही थी। सुनिए जी, अब तो लग रहा है ऊपर बुलावा आ जाएगा। देखो ना, 4 दिन से कुछ खाया नहीं, अब तो सांस भी भारी लग रही है। कैसा रास्ता है ये जी, सोचा न था कि जिंदगी की इस ढलती सांझ में जब हाथ कांपते हैं और आंखें धुंधली हो जाती हैं, हम बूढ़े बुढ़िया यूं सड़क किनारे इस बारिश भरी रात में भीगते हुए बेसहारा बैठे होंगे। ना कोई अपना, ना कोई ओट, ना कोई दरवाजा जो खुले। सोचती हूँ, क्या इसी दिन के लिए हमने उसे सीने से लगाकर बड़ा किया था? क्या इसी दिन के लिए मैंने अपने हाथों के कौर उसके मुंह में डाले और आपने खेतों में दिन रात एक करके उसकी फीस भरी? क्या इसलिए उसे पढ़ाया लिखाया कि वो हमें ही भूल जाए? बोलिए ना जी, अब तो कुछ बोलिए। कब तक यूं चुप रहेंगे आप? पत्नी की बात सुन के बाबूलाल पुरानी यादों में लौटने लगा। उसे सब याद आने लगा, उसका गांव, उसका घर। कुछ साल पहले की बात थी। रामपुर गांव में बाबूलाल की 2.5 बीघा जमीन थी। उसी से वो सालों से गुजारा करता था, मगर 2 साल से लगातार सूखा पड़ा था। सिर्फ बारिश नहीं थमी थी, पेट भी खाली रहने लगा था। बेटा रवि उस वक्त महाविद्यालय में पढ़ाई कर रहा था। बाबूलाल चाहता था कि वो कुछ बने, गांव से आगे जाए। इसीलिए खेती में लागत निकालने के लिए उसने गांव के सबसे धूर्त साहूकार भोला राम से कर्ज लिया। बाबूलाल, देख, मैं तुझे अपना समझकर ही उधार दे रहा हूँ, लेकिन एक बात साफ साफ सुन ले। अगर ब्याज समय से नहीं चुकाया तो ये जमीन अब तेरी नहीं रहेगी। गिरवी रखी है और गिरवी की जमीन एक दिन मेरी हो जाएगी। दस्तखत यहीं कर दे। मैं मेहनत करूंगा भैया, दिन रात एक कर दूंगा, खेत में जान लगा दूंगा, एक एक पैसा चुका दूंगा। बस एक गुजारिश है, रवि की पढ़ाई मत रुकने देना, उसका भविष्य मत छीन लेना, वही तो हमारी उम्मीद है। उस साल बारिश नहीं हुई, गांव में सुख पड़ गया। आसपास के गांव में भी वही हालात थे। फिर एक दिन भोला राम अपने चम्मचों के साथ आया और बाबूलाल के घर के सामने ही ऐलान कर दिया, अब ये घर और जमीन पूरी तरह से मेरे नाम हो चुके हैं। तुमने जो वादा किया था वो निभा नहीं पाए, वक्त पर पैसा नहीं लौटा पाए, और जो कागज पर लिखा था उसी के हिसाब से अब ये सब मेरा हक बन गया है। अब तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं बचा। बाबूलाल का सीना फट गया था। धनी फूट फूट कर रोई। तभी भोला राम ने एक और चाल चली। देख बाबूलाल, एक रास्ता है जो तेरे सारे दुखों का इलाज बन सकता है। मेरी लड़की सीमा अब जवान हो गई है। समझ ले कि उम्र की उस दहलीज पर खड़ी है जहां उसे एक घर चाहिए, एक नाम चाहिए। हाँ, नखरे जरूर हैं उसके, मगर पढ़ी लिखी है, समझदार भी है। अब मेरी बात ध्यान से सुन। अगर तू अपने बेटे रवि की शादी मेरी सीमा से कर दे तो मैं तेरे ऊपर से ये कर्ज का बोझ हटा दूंगा। तेरी जमीन घर मेरे नाम रहेगा, लेकिन तुम लोग वहीं रहोगे जैसे पहले रहते थे। कोई तंग नहीं करेगा, बस नाम का फर्क होगा। सोच ले बाबूलाल, एक बेटे की शादी के बदले में पूरी जिंदगी की राहत मिल रही है तुझे। आप ही बताइए, अब करें तो क्या करें? अगर हम उनकी बात नहीं माने तो ये झोपड़ी भी हाथ से चली जाएगी। अब अगर सिर से छत भी छिन गई तो हम कहाँ जाएंगे? हमारा बेटा भूखा रहेगा। क्या आप देख पाएंगे उसे ऐसे हाल में? मेरी तो छाती फटती है ये सोचकर भी। अब आपके ही हाथ में है, जो भी फैसला लें सोच समझ कर लीजिए। बाबूलाल झुका नहीं था, लेकिन हालात ने उसे झुका दिया और फिर बड़ी सादगी से बिना शहनाई के रवि की शादी सीमा से हो गई। सीमा की असलियत कुछ ही दिन में सामने आ गई। शादी के कुछ दिन तो जैसे तैसे बीते, मगर फिर सीमा का असली चेहरा बाहर आने लगा। आपके घर में कोई ढंग का खाना नहीं है, न सब्जी में स्वाद, न दाल में घी।
सुबह उठो तो चूल्हा ठंडा, रात को सो तो मच्छर काटे, ऊपर से ना बिजली है ना पानी, एक पंखा भी ठीक से नहीं चलता। और इस घर की हालत जैसे किसी भिखारी का ठिकाना हो। और आप सासू माँ, हर बात में टांग अड़ाना आपका काम है क्या? कुछ भी करूं आप टोका टाकी करती हैं। ये कोई घर है जीने लायक? आपने तो अपने बेटे और मेरी जिंदगी ऐसे ही खराब कर दी। धनी जो बहू को बेटी मानकर लाई थी चुप रह जाती, मगर सीमा रुकती नहीं। आप लोग हम पे बोझ है, बोझ समझिए आप। मैं और मेरे पति कोई सेवा करने के लिए पैदा नहीं हुए जो आप दोनों का सारा जीवन भर का बोझ उठाते रहे। खाना बनाओ, कपड़े धो, आपके पथरीले पैर दबाओ। ये कोई शादी है या जेल? ऊपर से ये झोपड़ी धूप में तपती है, बारिश में टपकती है, चारों ओर कीचड़, बदबू और गरीबी का तांडव। इससे तो 1000 गुना अच्छा होता अगर मैं अपने मायके में ही रह जाती। कम से कम वहाँ इज्जत तो थी, सुकून तो था, साफ सुथरा कमरा था और माँ बाप के घर में घुट घुट कर तो नहीं जीना पड़ता था। धनी बहू की बातें सुनकर मन ही मन रोती। उसने कभी अपनी बहू को बुरा नहीं कहा, बस सीमा ही उसके पीछे पड़ी रहती। रवि शुरू शुरू में सीमा को समझाता, मगर धीरे धीरे वो सीमा के पक्ष में खड़ा होने लगा। रवि, अब और नहीं सहा जाता मुझसे। ये बूढ़ी अम्मा दिन भर बैठी रहती है, हाथ तक नहीं हिलाती, ऊपर से हर बात में टोकती रहती है। कौन सा जमाना है ये? काम करने की उम्र में भी कुछ नहीं किया और अब तो जैसे भगवान बनकर बैठ गई है। तुम्हारे बापू भी वही, बस चुपचाप पड़े रहते हैं, जैसे हम पर कोई एहसान कर रहे हो। अब मैं साफ साफ कह रही हूँ, मुझसे अब इनकी शक्ल हुई देखी जाती। इसकी शक्ल देखकर मेरा जी जल उठता है। मुफ्त को रोटियां तोड़ने को बैठे रहते। सीमा, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात। सच कहूँ तो तुम गलत भी नहीं हो। माँ बाप ने कभी कुछ किया ही नहीं हमारे लिए। जब कमाने की उम्र थी तब भी जैसे तैसे दिन काटे, न हमारे लिए कुछ बचाया न कोई सहारा बनाया। अब जब हमारी जिंदगी थोड़ी संभल रही है तो ये दोनों आकर हम पर बोझ बन गए। क्या किया उन्होंने हमारे लिए? एक टूटी फूटी छत दी, न कोई जमीन न जमा पूंजी। और अब जब हम खुद मेहनत करके थोड़ा बहुत कमा रहे हैं तो ये आकर बैठ गए हमारे सिर पर। माँ, अब बहुत हो गया। तुमने भी कभी नहीं सोचा कि इस घर में बहू है, उसे भी चैन चाहिए। दिन भर काम करके थक जाती है वो, और तुम बस बैठी रहती हो। अब ये घर तुम लोगों का सरमायादारों जैसा नहीं है कि बस खाओ और आराम करो। तुम दोनों में अगर थोड़ी भी शर्म बची है तो जाकर कहीं कोई काम पकड़ो, नहीं तो निकल जाओ इस घर से। धनी के आंसू अब रोज का नियम बन चुके थे। सीमा हर दिन उसे ताने देती। अब घर के पीछे बैठी धनी बिना बोले बस आंसू बहा रही थी। बाबूलाल ने उसकी ओर देखा। गलती हमारी थी धनी, हमने तो उसे बेटी मान लिया था। आंख मूंद कर अपना घर, अपनी ममता सब उसके हवाले कर दिया। पर वो तो अपने बाप भोला राम की ही औलाद निकली। न दिल है उसमें न लिहाज, बस बोलती है तो जहर उगलती है। हमारे दिए हुए प्यार को उसने हमारी कमजोरी समझ लिया। और हमारा अपना बेटा रवि, वो भी अब हमें पराया लगने लगा है। जिसे हमने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, वही अब उस औरत के इशारे पर हमें दुत्कारने लगा है। क्या दिन देख रहे हैं धनी? बारिश उस दिन भी जोरों पर थी। झोपड़ी की छत बारिश गिरने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। धनी आंगन में बैठी थी। अंदर रसोई से सीमा की आवाज गूंज रही थी। माँ जी, आपने मेरा कीमती चाय की प्याली तोड़ दी। आपको पता भी है कितनी महंगी थी वो? आपने जितने पैसे की चाय पूरे जीवन में पी होगी, उससे कहीं ज्यादा महंगी मेरी वो चाय की प्याली थी। आप लोग कोई सुधरने वाले नहीं। सुबह से पानी भर रहा है और आप बस पूजा पाठ में लगे हैं। न साफ सफाई न कोई काम। बुजुर्ग हो गए हैं तो क्या हाथ पैर भी नहीं हिलेंगे? सारा बोझ मेरे सिर पर। माफ कर दो बेटा, बर्तन धोते समय मेरे हाथ से वो प्याली फिसल गई थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आपको शर्म आनी चाहिए। मेरे बाप के घर में रहती है और मेरे कीमती सामान भी तोड़ रही है। बहू, ये घर तुम्हारे पिताजी ने नहीं, मैंने अपने खून से बनाया है। थोड़ा लिहाज कर लिया करो। बस ये सुनते ही सीमा का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। मत बोलिए मेरे पिता का नाम। अगर उन्होंने आप जैसे गरीब के घर बेटी ब्याही है तो एहसान मानिए, वरना आप तो अब तक सड़क पर होते। रवि बाहर से आया। सीमा रोने का नाटक करते हुए बोली, आपके पिता ने मेरे मायके वालों को ताना मारा है। कह रहे हैं उन्होंने कुछ नहीं किया। रवि,
जो अब पिछले रवि से अलग हो चुका था, अपनी माँ बाप की तरफ देखने की भी फुर्सत नहीं रखता था। अब उसकी आंखों में माँ के लिए इज्जत नहीं और पिता के लिए तिरस्कार था। आप लोगों को क्या जरूरत थी बोलने की? मेरे ससुराल वालों ने जितना किया उतना आप लोग जन्मों में नहीं कर सकते। बस अब मुझे कुछ और सुनना नहीं है। ये घर अब सहन नहीं कर सकता आप दोनों को। निकल जाओ मेरे घर से। रवि बेटा, देख बाहर बारिश कितनी तेज हो रही है। रात का अंधेरा भी छा गया है और हम अब बूढ़े हो चले हैं। कहाँ जाएंगे बेटा? कौन देगा हमें इस उम्र में सहारा? यही तो घर है जहाँ तेरी किलकारियाँ गूंजी थीं, जहाँ तेरी माँ ने तुझ पर सैकड़ों बार अपनी रोटी छोड़ी थी। बस बहुत हो गया ये भावनात्मक नाटक। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी उन कुर्बानियों से। आज इस घर में सिर्फ मैं और सीमा रहेंगे। तुम दोनों को यहाँ से जाना ही होगा। बेटा, तू तो हमारा लाडला था। तूने कब इतना बदल गया कि अपने माँ बाप को ही पराया कर दिया? बदलाव जरूरी होता है माँ। तुम दोनों ने अपनी जिंदगी जी ली, अब हमें जीने दो। और हाँ, कोई और जगह नहीं है तो जाओ, बाहर खुले आसमान के नीचे बैठो, पेड़ के नीचे छुप जाओ, या किसी मंदिर के कोने में जगह तलाश लो, या चाहो तो भीख मांगो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तू सच में हमें निकाल रहा है? अपने ही खून को इस तरह बेरुखा करते नहीं देखा था। याद है बेटा, जब तुझे बुखार हुआ करता था, तेरी माँ रात रात भर जागती थी। खेत में काम करके जब मैं थककर लौटता था, तब भी तेरी फीस के लिए पैसों का इंतजाम करता था। अपने सपनों को कुचलकर तुझे पढ़ाया और तू आज। हाँ, किया होगा, पर उस सब के लिए मैं कब तक एहसान मानता रहूं? ये घर अब मेरे ससुर का है और मेरी पत्नी के बाद मेरा है। कानून भी मेरे साथ है। सीमा ने साफ कह दिया है, या तो वो रहेगी या तुम दोनों, और मैं अपना फैसला कर चुका हूँ। सीमा की बातों में आकर तू अपने माँ बाप को ठुकरा रहा है बेटा। जिस दिन तुझे समझ आएगा कि माँ बाप के आंसू क्या होते हैं, तब शायद बहुत देर हो चुकी होगी। कम से कम इतना तो बता दे बेटा, हम जाएंगे कहाँ? कौन देगा हमें एक रोटी का टुकड़ा? कौन देगा छत इस बारिश में? जो मर्जी हो करो। तुम दोनों का रोज का रोना धोना अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारा बोझ उठाओ, ऊपर से मेरी ही पत्नी को ताना देते हो। और आपने मेरे लिए किया ही क्या है? सिर्फ गरीबी दी। शर्म आती है कहते हुए कि मैं आपके घर में पला। मुझे जल्दी ही ये घर खाली चाहिए। अब और कुछ मत कहना। रवि की आंखों में कोई पछतावा नहीं था। धनी फूट फूट कर रो पड़ी। बाबूलाल और धनी चुपचाप भीगे हुए पोटली में अपने पुराने कपड़े रखकर निकल पड़े। बारिश की बूंदें अब उनके आंसुओं से होड़ ले रही थीं। गांव की गलियों में कोई पूछने वाला नहीं था। हर दरवाजा बंद था। बिजली चली गई थी और रात घुप अंधेरे में डूबी थी। क्यों जी? क्यों किया था इतना सब कुछ उसके लिए? क्यों जेवर बेचे? क्यों भूखे रहे? क्यों अपने अरमानों की मिट्टी की सिर्फ उसके सपनों के लिए? क्या इसलिए कि एक दिन वो हमें यूं बारिश में धकेल दे? क्योंकि हम माँ बाप थे। धनी, बेटे की हर मुस्कान में अपनी जिंदगी देखी थी, पर गलती हमारी ही थी। बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने उसे सब कुछ दे दिया, प्यार, त्याग, जमीन, छत, पर खुद को कभी ये नहीं सिखाया कि अपमान कब सहना बंद करना चाहिए। एक लंबा सन्नाटा। बारिश की बूंदें अब और तेज गिरने लगीं। दोनों बूढ़े उस अंधेरे में खोए बैठे रहे, जैसे आसमान भी उनके साथ रो रहा हो। बारिश का पानी अब नालियों से बाहर बहने लगा था। उनके पास न कोई छत थी, न गर्म कपड़े, न खाना, न उम्मीद। वे रात भर सड़क किनारे भीगते रहे। कोई रहम नहीं, कोई सहारा नहीं। लोग खिड़कियों से झांकते, कुछ ठिठकते, लेकिन कोई पास नहीं आता। इस भीड़ भरी दुनिया में बूढ़े माँ बाप अकेले हो गए थे। बारिश की हर बूंद